नमस्कार दोस्तों, वीर तेजाजी क्लासेज कनवाणी में आप सभी का स्वागत है। हम कोशिका के बारे में अध्ययन कर रहे थे। कल हमने डीएनए के बारे में पढ़ा था। डीएनए के बाद में हमने गुणसूत्रों के बारे में पढ़ा था और गुणसूत्रों की संरचना के बारे में पढ़ा था। इस संरचना के आधार पर जो सेंट्रोमियर है वो गुणसूत्रों पर स्थित होता है। उसके आधार पर गुणसूत्र कितने प्रकार के हमने पढ़े थे? 4 प्रकार के पढ़े थे। एक तो पढ़ा था हमने शीर्ष केंद्र की, एक पढ़ा था उप शीर्ष केंद्र की, फिर मध्य केंद्र की, फिर उप मध्य केंद्र के, यानी 4 प्रकार के हमने गुणसूत्र पढ़े थे। तो यहाँ तक जो कोशिका के अंग थे, हमने कोशिका के अंगों के बारे में सभी के बारे में अध्ययन कर लिया। अब अपने थोड़ा सा क्या करते हैं, पादप कोशिका और जंतु कोशिका होती है, ये हमने पढ़े हैं साथ साथ में। ये चीज़ पादप कोशिका में होती है, जैसे कोशिका भित्ति पादप में होती है, जंतु में नहीं होती। इस प्रकार जैसे रिक्तिका होती है, स्पष्ट किस में पाई जाती है? पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। तो इस प्रकार से हम उनके अंदर अब एक स्पष्ट विभेद पढ़ लेते हैं। जैसे आपको रिवीजन करो आप तो 2 मिनट में आपको पता हो जाएगा ये पादप कोशिका के अंदर भेद है, ये जंतु कोशिका में भेद है। तो अपने क्या पढ़ेंगे? पादप और जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट करेंगे। जैसे केंद्रिका होती है तो केंद्र, जैसे पादप कोशिका होती है उसके अंदर कहाँ पाया जाता है? परिधि की ओर पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में बिल्कुल मध्य भाग में पाया जाता है। समझ में आई बात? जैसे गोल्जिकाई होता है तो गोल्जिकाई पादप कोशिका के अंदर क्या होता है? बिखरा हुआ होता है, जिसे क्या बोलते हैं? पादप कोशिका में डिक्टियोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? डिक्टियोसोम बोलते हैं। जबकि जो जंतु कोशिका होती है, जंतु कोशिका में गोल्जिकाई को क्या बोलते हैं? गोल्जिकाई बोलते हैं, क्योंकि ये पूरा व्यवस्थित होता है। समझ में आई क्या बात दोस्तों? तो आगे हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे भाई? आगे पढ़ेंगे हम पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पढ़ेंगे। तो दोस्तों क्लास कैसी लग रही है? क्लास को आगे से आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। पादप कोशिका व जंतु कोशिका में अंतर। जंतु कोशिका में अंतर, ये अपना नेक्स्ट पॉइंट रहेगा। इधर अपने लिख लेते हैं पादप कोशिका, इधर लिख लेते हैं पादप कोशिका, और इधर लिख लेते हैं दोस्तों जंतु कोशिका। जंतु कोशिका, तो एक अपने डायग्राम बना लेंगे। ये कोशिका भित्ति है, पादप कोशिका में पाई जाती है ना कोशिका भित्ति, सेल वॉल, कोशिका भित्ति। ये अंदर वाली कोशिका झिल्ली, जिसे सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। और इसके अंदर क्या होता है दोस्तों? जो गोल्जिकाई है, गोल्जिकाई क्या होता है? बिखरा हुआ होता है। तो गोल्जिकाई को क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम। क्या बोलते हैं दोस्तों? डिक्टियोसोम। क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम है बोलते हैं। इनके अंदर रिक्तिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? रिक्तिका, रिक्तिका पाई जाती है। और कैसे होती है? स्पष्ट होती है। तो और इनके अंदर क्या पाई जाता है दोस्तों? हरित लवक क्या पाया जाता है? हरित लवक क्या पाया जाता है? हरित लवक पाया जाता है। इधर अपने पढ़ लेते हैं जंतु कोशिका। जंतु कोशिका के अंदर वही कोशिका भित्ति क्या होती है? अनुपस्थित होती है। तो क्या होगी? कोशिका झिल्ली। यहाँ पर होता है केंद्र। ये क्या होता है दोस्तों? केंद्र। क्या होता है? केंद्र। ये क्या है दोस्तों? कोशिका झिल्ली। क्या है? कोशिका झिल्ली, जिसे हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। यहाँ पर इनमें जो गोल्जिकाई होता है वो व्यवस्थित होता है, जिसे क्या बोलेंगे? गोल्जिकाई, गोल्जिकाई बोलेंगे। और इनके अंदर क्या पाया जाता है भाई? तारक काय पाया जाता है, जो जंतु कोशिका में नहीं होता। तो क्या पाया जाता है? तारक काय, तारक काय पाया जाता है। और भोजन, इनमें जो भोजन होता है दोस्तों वो संचित किस में होता है? भोजन संचित, भोजन संचित किस में होता है दोस्तों? भोजन संचित होता है ग्लाइकोजन में। किस में होता है दोस्तों? ग्लाइकोजन में। तो ग्लाइकोजन में भोजन का संचित होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। और इधर जो भोजन का संचय होता है, तो भोजन का संचय किस में होगा भाई? स्टार्च के रूप में। भोजन का संचय, भोजन का संचय किस में होगा? तो स्टार्च के रूप में। कैसे होता है भाई? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है? पादप होते हैं, पादप सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जलवाष्प होती है। तो इनकी उपस्थिति में पादपों की पत्तियों में होता है हरित लवक है। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिससे किसका निर्माण होता है? भोजन का निर्माण होता है, यानी C6H12O6 यानी स्टार्च का निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। कहाँ पर? पत्तियों में। इसीलिए पत्तियों को पादप की क्या बोलते हैं? खाद्य फैक्ट्री या भोजन फैक्ट्री बोलते हैं। समझ में आई क्या बात है? तो ये इनके कुछ मुख्य अंतर है, जिसको हम पॉइंटों के रूप में लिख लेंगे भी। देखिएगा, इधर 1 नंबर पॉइंट लिखेंगे, कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति पाई जाती है दोस्तों, पाई जाती है। इधर नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती।
इधर जब अपने 2 नंबर लिखेंगे, पॉइंट 2 नंबर होगा, इसके अंदर केंद्र परिधि के पास होता है। परिधि जानते हो, परिधि के पास होता है, केंद्र के परिधि के पास होता है, परिधि के पास होता है, केंद्र के मध्य में होता है, मध्य में स्थित होता है, मध्य में स्थित होता है। इसमें गोल्जी इकाई को क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम बोलते हैं। 3 नंबर पॉइंट क्या होगा? गोल्जी इकाई को डिक्टियोसोम बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम, क्योंकि ये बिखरा होता है, डिक्टियोसोम में बोलते हैं, डिक्टियोसोम में बोलते हैं। इधर गोल्जी बॉडी पाई जाती है, गोल्जी बॉडी पाई जाती है। ये अपने 3 मुख्य अंतर हो गए। इधर हरित लवक पाया जाता है, लवक पाया जाता है, जबकि लवक केवल किस में पाया जाता है दोस्तों? लवक केवल पादपों में पाया जाता है। हमने पढ़ा था लवक, तो लवक किस में पाया जाता है? पादपों में। किसने बताया था लवक को? किसने खोजा था? हक्कल ने खोजा था। और सिम्पर नाम का भाई साहब, सिम्पर नाम का कोई वैज्ञानिक आया था, उसने लवक को 3 भागों में बांट दिया था, अवर्णीय लवक, वर्णीय लवक और हरित लवक। ये तीनों ही किसमें पाए जाते हैं? पादपों में पाए जाते हैं। तो बताओ दोस्तों, टमाटर में कौन सा वर्णक, जो लाल वर्ण का, वो किस लवक के कारण होता है? बता सकते हो क्या? बताइएगा। टमाटर में जो लाल रंग है वो किस वर्ण के कारण होता है? लाइकोपिन के कारण। किसके कारण होता है दोस्तों? लाइकोपिन में। और गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है दोस्तों? केरोटिन के कारण। किसके कारण होता है? केरोटिन के कारण होता है। तो देखिएगा, इधर इसमें हरित लवक पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है। और इधर लवक क्या रहता है? अनुपस्थित। क्या रहता है? अनुपस्थित, अनुपस्थित रहता है। ये आप इतना एक बार लिख दो, ये पॉइंट लिख लो दोस्तों। नेक्स्ट अपने फिर आगे और लिख देंगे। ये अपने पादप और जंतु कोशिका में अंतर है कर रहे हैं दोस्तों। क्लास कैसी लग रही है? आप आगे से आगे क्लास को शेयर कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो लिख लीजिए आप। अब देखिएगा, कुछ पॉइंट और रह गए इसमें, पॉइंट रहे वो अपने लिखेंगे। तो कुछ जो पॉइंट और है वो अपने वो लिख लेते हैं। कौन से है पॉइंट? वो देखिएगा, इधर जो रिक्तिकाएं वेस्क्यूल्स होती है, रिक्तिकाएं, रिक्तिकाएं बड़ी होती है, बड़ी व विकसित भी होती है, डेवलप्ड होती है, विकसित होती है, विकसित होती है। इधर रिक्तिकाएं छोटी या अनुपस्थित होती है, छोटी या अनुपस्थित होती है दोस्तों। इधर आप नेक्स्ट जो आप इनके अंदर पढ़ोगे, इनके अंदर जो भोजन होता है किसके रूप में संचित होता है भाई? भोजन स्टार्च के रूप में संचित है, स्टार्च के रूप में संचित होता है, संचित होता है। तो दोस्तों इधर भोजन किसके रूप में संचित होगा? इधर भोजन ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में दोस्तों? ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है, संचित होता है, ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है, ग्लूकोज। तो देखिएगा, ये हो गया अपने पादप और जंतु कोशिकाओं में अंतर। अब हमने प्रत्येक जगह पढ़ा था, तो आपको अलग अलग पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, इसीलिए मैंने सभी को इकट्ठा करके लिखा दिया। तो लास्ट टाइम में आप एग्जाम टाइम में पढ़ो तो आपको मात्र 2 मिनट का समय लगेगा। तो ये अपने दोस्तों पादप और जंतु कोशिकाओं में अंतर हो गया। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कोशिका विभाजन। अब अपना पार्ट आगे कौन सा आएगा अभी? कोशिका विभाजन। तो हम क्या पढ़ेंगे? सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन। दोस्तों कितने प्रकार का होता है कोशिका विभाजन, बता सकते हो क्या? तो मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा भाई? कौन कौन सा होता है? समसूत्री कोशिका विभाजन और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। समसूत्री और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। तो नेक्स्ट अपने क्या पढ़ेंगे दोस्तों? कोशिका विभाजन। तो ये आपने लिख लिया क्या? तो नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे कोशिका विभाजन। दोस्तों क्लास कैसी लग रही है अभी? कोशिका विभाजन। तो नेक्स्ट अपना कौन सा टॉपिक है? कोशिका विभाजन।
कोशिका विभाजन। अब अपने कोशिका के अंतिम पड़ाव में है कोशिका विभाजन, ये अंतिम पड़ाव है कोशिका का। इसके बाद में फिर अपने नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये कोशिका विभाजन। तो कोशिका क्या होती है भाई? कोशिका विभाजन किसे कहते हैं? हमने क्या पढ़ा था? कोशिका सिद्धांत। क्या पढ़ा था दोस्तों? कोशिका सिद्धांत। मैंने आपको कहा था आगे पढ़ेंगे हमने कोशिका विभाजन। तो हमने कोशिका सिद्धांत में पढ़ा था, किसने दिया था भाई? स्लाइडन व स्वान नाम के दो वैज्ञानिकों ने दिया था। तो हमने कोशिका सिद्धांत में क्या पढ़ा था कि प्रत्येक जो पुरानी कोशिका होती है, पुरानी कोशिका में विभाजन होगा, विभाजन के स्वरूप क्या बनेगी? नई कोशिका बनेगी। और इसी को क्या बोला था? एक विर्चोफ नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था ओमनी सेलुला ई सेलुला, यानी प्रत्येक पुरानी कोशिका से किसका निर्माण होता है? नई कोशिका से निर्माण होता है, या नई कोशिका का निर्माण होता है। यही क्या कहलाता है? कोशिका सिद्धांत कहलाता है। तो हम कोशिका विभाजन का अर्थ क्या हो? ये कोशिका सिद्धांत में ही बोल दिया था कि कोशिकाएं विभाजित होकर के क्या बनाती है? नई कोशिकाएं बनाती है। तो कोशिका विभाजित होकर के क्या बनाएगी? नई कोशिकाएं बनाएगी। क्यों भाई? क्यों बनाएगी नई कोशिकाएं? क्योंकि जैसे जैसे कोशिका का आकार बढ़ता जाएगा, तो आकार बढ़ेगा तो दोस्तों कोशिका का जो केंद्र का उसका नियंत्रण क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो कोशिका अपने नियंत्रण को बनाए रखने के लिए फिर क्या करती है? विभाजित हो जाती है और नई कोशिका बनाती है और पुनः अपना नियंत्रण केंद्र पर क्या कर लेती है? स्थापित कर लेती है। तो कोशिका का जैसे जैसे आकार बढ़ेगा तो कोशिका द्रव्य भी क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, जिससे कोशिका का नियंत्रण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अपना नियंत्रण बनाने के लिए क्या करती है? कोशिका विभाजित करती है। तो केंद्रक पर प्रभाव बना रहे। क्यों? क्योंकि केंद्रक पर प्रभाव बना रहे, क्योंकि अपने जानते हैं कि कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर महत्वपूर्ण क्या पाए जाते हैं? घटक पाए जाते हैं। पीछे हमने केंद्रक पढ़ा है ना, केंद्र के अंदर महत्वपूर्ण घटक पाए जाते हैं। इसे बोलते हैं बेटा कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। क्या बोलते हैं? कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, या KI से लिखते हैं। तो देखिएगा कोशिका विभाजन क्या होता है? कोशिका द्वारा विभाजित होकर विभाजित होकर नई कोशिका का निर्माण करना। नई कोशिका का निर्माण करना क्या कहलाता है दोस्तों? कोशिका विभाजन करना क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन कहलाता है। कोशिका विभाजन कहलाता है। जैसे जैसे कोशिका का आकार क्या होता है दोस्तों? बड़ा होता है, क्योंकि कोशिका में भी तो वृद्धि होती है ना। अरे कोशिका में वृद्धि होगी तभी तो अपने शरीर में वृद्धि होगी। तो जैसे जैसे कोशिका का आकार बड़ा होता है तो उसका केंद्रक पर नियंत्रण क्या हो जाता है? कम हो जाता है। फिर कोशिका क्या काम करती है? नियंत्रण केंद्रक पर स्थापित करने के लिए क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है, फिर अलग अलग भागों में बंट जाती है, जिससे केंद्रक पर वापस क्या हो जाता है? नियंत्रण हो जाता है। और इसी को क्या बोलते हैं? कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। तो जैसे जैसे कोशिका का आकार बढ़ता है, कोशिका का विकास होता है, तो कोशिका का आकार बढ़ता है। तो कोशिका का आकार बढ़ता है। आकार बढ़ने के कारण केंद्रक पर कोशिका का केंद्रक पर नियंत्रण दोस्तों क्या हो जाता है? नियंत्रण कम हो जाता है। नियंत्रण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अतः कोशिका विभाजित होकर, फिर कोशिका क्या करेगी भाई? कोशिका विभाजित होकर नई कोशिका का निर्माण करती है। निर्माण करती है या पुनः केंद्रक पर प्रभाव बना लेती है। केंद्रक पर प्रभाव बना लेती है। इसको क्या बोलते हैं? इसे कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। इसे
कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स बोलते हैं, इंडेक्स कहते हैं, जिसको किससे लिखते हैं, के आई से लिखते हैं। तो ये हो गया दोस्तों कोशिका विभाजन। ये हमारे कोशिका विभाजन के बारे में शुरुआती जानकारी है दोस्तों। कोशिका विभाजन किसे कहते हैं? कोशिका द्वारा विभाजित होकर नई कोशिकाओं का निर्माण करना क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन कहलाते हैं। जैसे जैसे कोशिका का आकार बढ़ेगा यानी कोशिका का विकास होगा, तो विकास होने से कोशिका का क्या बढ़ेगा? आकार बढ़ेगा। आकार बढ़ने के कारण जो कोशिका होता है, कोशिका का केंद्रक पर नियंत्रण क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और केंद्रक पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए क्या करती है? अपने अंदर विभाजन कर लेती है। आई बात समझ में? तो इसका वापस पुनः क्या हो जाता है? नियंत्रण स्थापित हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, या क्या बोलते हैं? कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स बोलते हैं। तो आप लिख सकते हो दोस्तों तो दोस्तों क्लास कैसी लग रही है आप समझाइएगा, बताइएगा क्लास कैसी लग रही है, कमेंट करके बताइएगा। क्लास को आगे से आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो ये हो गया अपने कोशिका विभाजन। अब इसका एक सूत्र आता है दोस्तों कोशिका विभाजन का, वो अपने लिख देते हैं। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स है, इसका एक फॉर्मूला है, वो अपने थोड़ा सा लिख लेते हैं यहाँ पे। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स का क्या एक फॉर्मूला। तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स किसे बोलते हैं? के आई यानी कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स बराबर क्या होता है? VN वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस बटा में VC वॉल्यूम ऑफ सेल माइनस VN वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है। तो वहाँ पे VN क्या है? VN बराबर क्या है? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है, यानी आयतन किसका? न्यूक्लियस का। तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है और आयतन, वॉल्यूम का अर्थ होता है आयतन और न्यूक्लियस क्या? केंद्र। VC का अर्थ क्या है दोस्तों? VC का अर्थ क्या है? वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड, यानी कोशिका द्रव्य। साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड कोशिका द्रव्य। आयतन किसका? कोशिका द्रव्य का। तो आयतन किसका होता है? कोशिका द्रव्य का। VC क्या? कोशिका द्रव्य। यानी जब कोशिका द्रव्य का आयतन बढ़ता है तो केंद्र का प्रभाव कोशिका पर क्या हो जाता है? कम हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसीलिए फिर क्या करती है? कोशिका विभाजन करती है। यहाँ पे KI क्या है दोस्तों? KI है कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। KI क्या है? कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स है। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स है। तो ये आप लिख सकते हो दोस्तों। ये आप लिख सकते हो। तो देखिएगा किस प्रकार कोशिका में विभाजन होता है, किस प्रकार विकास होता है। नेक्स्ट देखिए, अब मान लो दोस्तों ये कोशिका है, ये इतनी बड़ी है। जैसे जैसे विकास होगा इसका आकार बढ़ता जाएगा, इसका आकार बढ़ता जाएगा, और इसमें विभाजन हुआ तो इसका आकार बढ़ता जाएगा, इसका आकार बढ़ता जाएगा। फिर मान लो और इसका आकार बढ़ता जाएगा। अब ये क्या करेगी? अब देखो केंद्रक से इस कोशिका की जो झिल्ली है उसकी दूरी बढ़ गई ना, तो केंद्र का नियंत्रण क्या हो गया? कम। क्या हो गया? कम हो गया। तो अब ये क्या करेगी? अब ये आगे नेक्स्ट दो भागों में विभाजित हो जाएगी। तो अब ये क्या करेगी? विभाजन करेगी। और इससे कितनी कोशिकाओं का निर्माण हो गया? दो नई कोशिकाओं का निर्माण हो गया। ये देखो आकार छोटा है, फिर इसमें क्या विकास, आकार बढ़ा बढ़ा बढ़ा, इतना बढ़ा कि केंद्र का प्रभाव क्या हो गया? कम हो गया, यानी दूरी अधिक हो गई। तो फिर क्या होगा? कोशिका विभाजन होगा। तो ये हो गया दोस्तों कोशिका विभाजन। ये आप लिख सकते हो, याद रखने के लिए डायग्राम बना सकते हो। और नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे कोशिका चक्कर, सेल साइकिल।
सेल साइकिल। जैसे अपना जीवन चक्र होता है ना, वैसे भी क्या होता है, कोशिका का चक्र होता है, कोशिका का भी जीवन होता है। सेल साइकिल अपने पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे कोशिका चक्र। नेक्स्ट अपनी हेडिंग क्या रहेगी, कोशिका चक्र या सेल साइकिल। अब इससे ज़्यादा भी कोशिका और गहराई में कैसे पढ़ाएंगे आपको, देखिएगा। सेल साइकिल या कोशिका चक्र, कोशिका चक्कर, इसी को क्या बोलते हैं, सेल साइकिल। सेल साइकिल बोलते हैं इसको। देखिएगा क्या होता है अभी, क्या होता है कोशिका चक्र। किसी भी कोशिका के किसी भी कोशिका के जीवन काल में होने वाली समस्त क्रियाएं, जीवन काल में होने वाली समस्त क्रियाएं, ऑल द एक्शन, समस्त क्रियाएं कोशिका चक्कर कहलाता है। कोशिका चक्कर कहलाता है, जिसका विस्तार से अध्ययन किसने किया था भाई, जिसका विस्तार से अध्ययन, दो साइंटिस्ट थे, विस्तार से अध्ययन कोशिका चक्कर के विस्तार से अध्ययन किन वैज्ञानिकों ने किया था भी, हार्वर्ड व पेलक ने। हार्वर्ड व पेलक नाम के दो साइंटिस्ट थे दोस्तों, हार्वर्ड व पेलक ने किया विस्तार से अध्ययन। किसने किया, हार्वर्ड व पेलक ने किया था, जो दो अवस्थाओं में है, जिसको किसमें बांटा, दो अवस्थाओं में बांटा, इसको दो अवस्थाओं में बांटा। कोशिका चक्र क्या होता है, किसी भी जो कोशिका होती है, उस कोशिका के जीवन काल में जो भी समस्त क्रियाएं होती है, जो भी समस्त घटनाएं होती है, उन सभी का अध्ययन करना क्या कहलाता है, कोशिका चक्कर कहलाता है। इसके बारे में किसने बताया था भी, हार्वर्ड और सेलेक नाम के दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसके बारे में बताया था भी, जो भी कोशिका है उसके अंदर विभाजन के दौरान या उसके जीवन काल में जो समस्त घटनाएं घटती है या जो समस्त क्रियाएं होती है, उसी को क्या बोलते हैं, कोशिका चक्र या सेल साइकिल बोलते हैं। तो इनको दो भागों में बांटा गया था, किसके द्वारा, हार्वर्ड और किसके द्वारा बांटा गया था, पोलक के द्वारा। तो किसके द्वारा, कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में। तो पहला भाग कौन सा होता है दोस्तों, पहला भाग होता है इंटरफेज। इसके अंदर कोशिका विभाजन के लिए दोस्तों क्या होती है, तैयार होती है, तो इसे बोलते हैं इंटरफेज। जिसे क्या बोलते हैं, अंतरावस्था। क्या बोलते हैं दोस्तों, अंतरावस्था बोलते हैं हिंदी के अंदर। इंग्लिश में होती है इंटरफेज, जिसमें कोशिका होती है विभाजन के लिए तैयारी करती है। दूसरी होती है डिवीजन फेज। इसमें विभाजन हो जाता है, यानी इस क्रिया के दौरान विभाजन होता है। इंटरफेज में विभाजन के लिए कोशिका क्या होती है दोस्तों, तैयार होती है। तो डिवीजन फेज क्या अवस्था, तो इसे क्या बोलते हैं, विभाजनावस्था। इन दोनों के बारे में किसने बताया भी, हार्वर्ड और पेलक नाम के वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया। तो कोशिका चक्र क्या हो गया, कोशिका के जीवन काल के दौरान जो भी समस्त क्रियाएं होगी उसे क्या बोलेंगे, कोशिका चक्र बोलेंगे। इनके बारे में किसने बताया भी, हार्वर्ड और पेलक नाम के साइंटिस्ट ने बताया। दो प्रकार की होती है, एक इंटरफेज और एक डिवीजन फेज। इंटरफेज में कोशिका क्या करती है, विभाजन होने के लिए तैयार होती है, अपनी सारी तैयारियां करती है। और डिवीजन फेज में क्या होता है, विभाजनावस्था के अंदर कोशिका विभाजन हो जाता है। अब कोशिका चक्र को हम एक डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे, डायग्राम के दौरान पढ़ सकते हैं, देखिएगा। और फिर उन्हीं चरणों को हम क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। ग्राफ बना लेते हैं अपना ही। देखिएगा दोस्तों, कोशिका चक्र इंग्लिश में बोलते तो सेल साइकिल। देखिएगा, ये दो प्रकार की होती है, आपको पता है। इसके अंदर दो अवस्थाएं, किसने, हार्वर्ड और पेलक ने इसको दो अवस्था में बांटा। एक तो होती है अंतरावस्था, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इंटरफेज क्या बोलते हैं, इंटरफेज। एक होती है दोस्तों विभाजनावस्था, इसको क्या बोलते हैं, डिवीजन फेज। क्या बोलते हैं, डिवीजन फेज बोलते हैं। समझ आई बात। अंतरावस्था को फिर दोस्तों आगे तीन भागों में बांट देते हैं। कौन सी में,
कौन सी भागों में बांट देते हैं दोस्तों? G1 S और G2 G2, इन तीन अवस्थाओं में बांट देते हैं। जो विभाजन अवस्था है ये दो प्रकार का होता है, एक तो होता है केंद्रक, एक तो होता है केंद्रक द्रव्य विभाजन, केंद्रक द्रव्य का विभाजन होता है, केंद्रक द्रव्य विभाजन। और एक होता है दोस्तों कौन सा होता है? कोशिका द्रव्य विभाजन। विभाजन कोशिका में दो रूप से होता है, एक होता है केंद्रक द्रव्य का विभाजन होता है और एक इसका होता है कोशिका द्रव्य का विभाजन। तो कौन सा होता है? कोशिका साइटोप्लाज्मिक जो फ्लूइड होता है उसका विभाजन होता है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन द्रव्य विभाजन। और एक कौन सा होता है अभी? केंद्रक द्रव्य विभाजन, कैरियोप्लाज्मिक फ्लूइड डिवीजन। ये केंद्रक द्रव्य विभाजन होता है, ये चार प्रकार का होता है। पहला होता है दोस्तों प्रोफेज, प्रोफेज। दूसरा होता है दोस्तों मेटाफेज, कौन सा होता है? सॉरी, मेटाफेज, मेटाफेज। और तीसरा होता है दोस्तों एनाफेज, कौन सा होता है? एनाफेज। और चौथा होता है दोस्तों टिल्लोफेज, कौन सा होता है? टिल्लोफेज। ये कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। ये कितने प्रकार का होता है बेटा? दो प्रकार का होता है दोस्तों। एक तो होता है पुट्टिका के द्वारा, पुट्टिका के द्वारा, और एक होता है दोस्तों खांच के द्वारा, खांच या विदलन के द्वारा होता है, खांच के द्वारा, खांच के द्वारा। पुट्टिका के द्वारा किसमें होता है दोस्तों? पुट्टिका के द्वारा किसमें होता है? प्लांट में, पौधों में होता है, प्लांट्स में। और खांच के द्वारा किसमें होता है दोस्तों? एनिमल में, एनिमल में किसके द्वारा होता है? खांच में। तो हम ये सभी पढ़ेंगे, किसमें पढ़ेंगे? कोशिका चक्र में। कोशिका चक्र कितने प्रकार का होगा भाई? कोशिका चक्र दो प्रकार का। पहली होती है अंतरावस्था, जिसमें कोशिका क्या होती है? विभाजन के लिए तैयार होती है दोस्तों, विभाजन के लिए क्या होती है? तैयार होती है। विभाजन के लिए कोशिका क्या होती है दोस्तों? तैयार होती है। तो पहली होगी अंतरावस्था, जिसमें कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है, जिसमें G1 S और G2 तीन फेज होती है। फिर हम पढ़ेंगे विभाजनावस्था। विभाजनावस्था में एक तो होता है केंद्रक द्रव्य का विभाजन और एक होता है दोस्तों कोशिका द्रव्य का विभाजन। तो केंद्रक द्रव्य का विभाजन होता है, उसको फिर हमने चार भागों में बांट दिया। एक हो गया प्रोफेज, एक हो गया मेटाफेज और एक हो गया एनोफेज और टिल्लोफेज। और ये दो अवस्थाएं होती है, एक तो दो प्रकार का होता है समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। फिर आगे देखिएगा कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। तो एक प्रकार तो इसका होता है, इसमें पुट्टिका का निर्माण होता है और पुट्टिका के निर्माण के द्वारा कोशिका क्या हो जाती है? दो भागों में विभाजित हो जाती है। और दूसरा जो प्रकार होता है, इसके अंदर खांच के द्वारा विभाजन होता है, इसमें खांच होगी, खांच के द्वारा नई कोशिका का निर्माण हो जाएगा। पुट्टिका के द्वारा कोशिका का जो विभाजन होता है वो किसमें होगा? प्लांट के अंदर होगा। और खांच के द्वारा होगा वो किसमें होगा भाई? एनिमल के अंदर होगा। तो दोस्तों ये रही हमारी आज कोशिका की क्लास। हमने क्या पढ़ा दोस्तों? आते आते सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने क्या पढ़ा था? आज कोशिका के बारे में पढ़ा। आज कोशिका के हम सबसे पहले हमने एक तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या पढ़ा? अंतर पढ़ा। पादप कोशिका में क्या अंतर है? जंतु कोशिका में क्या अंतर है? हमने पढ़ा पादप कोशिका में जो रिक्तिकाएं होती है वो स्पष्ट पाई जाती है और बड़ी पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में छोटी या अनुपस्थित होती है। फिर हमने पढ़ा जो पादप कोशिका में गोल्जिकाएं होता है उसको क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि गोल्जी कण क्या होते हैं? बिखरे हुए होते हैं। जबकि जंतु कोशिकाओं में दोस्तों जो गोल्जिकाएं होता है उसको क्या बोलते हैं? अपने गोल्जिकाएं ही बोलते हैं, क्योंकि वो सुव्यवस्थित होता है। हमने पढ़ा पादप कोशिकाओं में केंद्रक जो होता है दोस्तों वो परिधि की तरफ होता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में केंद्रक बिल्कुल सेंटर पॉइंट में होता है। फिर हमने पढ़ा था जो पादप कोशिका होती है, पादप कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति क्या होती है? अनुपस्थित होती है। फिर हमने पढ़ा पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता। फिर हमने क्या पढ़ा? फिर हमने पढ़ा जो पादप कोशिकाएं होती है, पादप कोशिकाओं में भोजन है वो किसके रूप में संचित होता है? वो स्टार्च के रूप में संचित होता है। जबकि जंतु कोशिकाओं में भोजन किसके रूप में संचित होता है? ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। फिर हमने क्या पढ़ा? कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन क्या होता है दोस्तों? जैसे जैसे कोशिका का विकास होगा तो कोशिका का आकार क्या होगा? बढ़ता जाएगा। आकार बढ़ेगा तो केंद्र का नियंत्रण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो केंद्र का नियंत्रण वापिस स्थापित करने के लिए कोशिका क्या होती है दोस्तों? दो भागों में बढ़ जाती है। तो दो भागों में बढ़ती है, इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं दोस्तों कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स बोलते हैं, इसको KI से हमने पढ़ा। इसका सूत्र क्या होता है? VN बराबर VC माइनस VN। VN का अर्थ यहाँ पे क्या है? VN का अर्थ क्या है भाई? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का आयतन बटा में किसका आयतन? साइटोप्लाज्मिक द्रव का यानी कोशिका द्रव्य का आयतन, और माइनस में किसका? न्यूक्लियस का आयतन। ये हमें सूत्र प्राप्त हुआ। फिर हमने पढ़ा कोशिका चक्र, यानी कोशिका के जीवन में जो समस्त क्रियाएं होती है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? कोशिका चक्र बोलते हैं। कोशिका चक्र के बारे में इसको दो भागों में किसने बांटा? हार्वर्ड और पेलक ने। कितने भागों में बांटा? दो भागों में। एक तो इंटरफेज
और एक कौन सी होती है डिवीजन फेज। इंटरफेज को बोलते हैं अंतरावस्था, यानी इस दौरान कोशिका होती है वो विभाजन के लिए क्या करती है, तैयारियां करती है। और विभाजन अवस्था में जो कोशिका होती है वो क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। फिर इंटरफेज को हमने कितने भागों में पढ़ा, G1 और G2 तीन भागों में पढ़ा। एक G0 फेज और होती है जिसे बोलते हैं शांत फेज, और एक होती है अम फेज जिसे विभाजन अवस्था बोलते हैं। फिर होता है विभाजन अवस्था, इसको हमने दो भागों में पढ़ा। केंद्रक द्रव्य का विभाजन होता है, दो प्रकार का से होता है ये, एक होता है कोशिका द्रव्य का विभाजन, केंद्रक द्रव्य विभाजन। इसको फिर हमने चार भागों में पढ़ा, मेटाफेज, एनाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टिलोफेज। और कोशिका द्रव्य विभाजन ये दो प्रकार से होगा, एक तो पुट्टिका के निर्माण के द्वारा होगा और एक खांच के द्वारा होगा। पुट्टिका के द्वारा किसमें होता है दोस्तों, पादप में, और खांच के द्वारा किसमें होता है, एनिमल में। तो बताइएगा दोस्तों क्लास कैसी लगी, क्लास को अपनी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा और हमें प्रेरित करते रहिएगा। नेक्स्ट हमें क्या पढ़ेंगे, कोशिका विभाजन को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास को क्या देते हैं, विराम देते हैं। तो सभी को राम राम, जय वीर तेजा जी की, धन्यवाद, जय हिंद।